स्टडी चैनल पर मैं कपिल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया हैं ना। जैसे कि आप सबको पता है डोंट वेरी अबाउट इट अपना टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, और परसेंटेज का आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 5। ठीक है, इससे पहले हमने 4 पार्ट कंप्लीट किए हैं और उम्मीद करूँगा वो चारों के चारों पार्ट आपने देखे होंगे और अच्छे से समझ में भी आए होंगे। ठीक है, क्योंकि और जिस स्टूडेंट ने अभी तक वो 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो उस स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वो लिंक पे जाके चारों के चारों पार्ट देख ले, ताकि आने वाले जो वीडियो है अपने लेक्चर हैं उनको आप अच्छे से समझ सको, उनके साथ अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बना सको। ठीक है, तो आज वाली क्लास होगी ना वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। उसमें भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ नया कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो क्लास में लास्ट तक बने रहना और मस्त तरीके से पढ़ना है, बड़ा मज़ा आएगा आज वाली क्लास पढ़ने में। ठीक है, बहुत कुछ नया लेकर आया हूँ और बहुत कुछ नया सिखा कर जाऊँगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके साथ क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। चलो क्वेश्चन फर्स्ट अपना क्या बोल रहा है आज की क्लास का, कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है। यानी कि कोई 2 संख्याएँ हैं अपने पास, 3 संख्याएँ हैं अपने पास, तो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 8.33% कम है। ठीक है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से का अनुपात 15:16 है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या कितने तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम होगी। ठीक है, हमें पूछा गया है कि पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम होगी, कितने नंबर नहीं कितने परसेंट कम होगी। जब हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंट ही हमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो कैसे इसको समझते हैं। हम सबको पता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी जो परसेंटेज होती है, परसेंटेज के साथ हम खेलते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो परसेंटेज क्या दी हुई है, परसेंटेज दी हुई है 8.33%। तो 8.33% को थोड़ा और इजी हम लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। क्लियर है, तो इसकी जो परसेंटेज होती है ना, इसकी जो फ्रैक्शन होती है 8 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, वो होती है 1/12, यानी कि 1/2। ये आप सबको भी पता होगा। ठीक है, बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो क्या बोला है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है। यानी कि 3 संख्याएँ हैं अपने पास में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्लियर है। अब पहले क्या बोला कि पहली संख्या तीसरी संख्या से, यानी कि आगे वाले हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि पहली संख्या और तीसरी संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो बोला है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है। देखो भाई क्या होता है कि ये 12 है ना, 12 क्या है, 12 अपने आप में क्या होता है, नीचे वाला जो नंबर होता है ना, डिनोमिनेटर होता है, वो अपने आप में हम इसको क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। जब ये 100% होता है तो इसका 8 सही 1/3 कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, 8 सही 1/3 हमें क्या देकर जाएगा, 1 देकर जाएगा, जो कि क्या बोला है कि ये इससे 12 से 1 कम करेंगे, यानी डिक्रीमेंट हुआ है इसका। यानी कि हम बोल सकते हैं कि तीसरी संख्या अगर 12 है, तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है ना, तो तीसरी संख्या 12 है तो पहली संख्या अपनी क्या हो जाएगी, बताओ ज़रा क्या हो जाएगी, 11 बन जाएगी। समझ आया यहाँ तक कि तीसरी संख्या 12 है तो इससे 8 सही 1/3% कम है, तो पहली संख्या अपनी क्या बनी, 11 बनी। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, एक रेशियो हमें और दे दिया कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 15:16, यानी 15:16 गिवन है हमें। ठीक है, अब देखो क्या करना है, पूछा गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, परसेंट कम है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो ये सेकंड वाला नंबर है अपने पास में, सेकंड नंबर है, इसको ये जो थर्ड वाला नंबर है, थर्ड वाला नंबर 2 बार आया है अपने पास में। जब ये दो बार आया है तो हम इसको क्या करेंगे, हम ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि थर्ड वाला नंबर 1 बन जाए अपने पास में।
तो हम किस से मल्टीप्लाई करें, कौन से नंबर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये थर्ड नंबर है 1 बन जाए। यानी कि 12 की टेबल में और 16 की टेबल में ऐसा एक कौन सा कॉमन नंबर आता है जिससे गुना करने पर वो बन जाए। ठीक है, तो यानी कि मैं अगर इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 48 बनता है, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 चौका 48 और 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 16 दिया 48 बनते हैं। क्लियर है। तो अब देखो इस नंबर को हम पूरे को किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 11 4 जा 44 और 12 4 जा 48। क्लियर है। यहाँ से बना 44 और 48, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 44 और यहाँ से निकल कर आएगा 48। क्लियर है। यहाँ से फर्स्ट और थर्ड जो नंबर है उसका रेशियो निकल कर आया अपने पास में 44:48 और यहाँ से निकल कर आया 45:48। क्लियर है। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अपने पास में रेशियो निकल कर आया है, जो रेशियो निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है देखना। पहली संख्या है 45, सेकंड नंबर है अपना 45, पहला 44, 45 और थर्ड नंबर क्या है 48। ये रेशियो अपने पास में निकल कर आ गया। ठीक है, यहाँ तक अगर हमें समझ में आ गया तो अपना काम कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना % कम है। यानी रेशियो में अगर मैं बात करूँ पहली संख्या की तो पहली संख्या रेशियो में कितना कम है डियर फ्रेंड्स, बताओ ज़रा। रेशियो में कम है 1। किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है, सेकंड नंबर के, सेकंड संख्या के रेस्पेक्ट में पूछा गया है। तो सेकंड संख्या अपनी क्या हो जाएगी 1/45 और परसेंटेज बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया क्या, बताओ ज़रा समझ में आया क्या। अब देखो इसका जो परसेंटेज निकालेंगे वो क्या बनेगी, 45 दूनी क्या होते हैं 90 और ये बनेगा अपने पास में 2.22%। यानी कि यहाँ से अपने पास में आंसर निकल कर आया है कि पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 2.22% क्या है, कम है। समझ में आया ना, अच्छा लगा ना क्वेश्चन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तब तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। हाँ तो देखो भाई, अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना उस पर चलते हैं। वो क्या बोल रहा है, इसको अच्छे से समझना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, नया कंसेप्ट देखने को मिल रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। तो जब तक फ्रैक्शन ही नहीं पड़ी है ना, अगर फ्रैक्शन नहीं समझ में आई ना तो ये वाले क्वेश्चन करने में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आयत की लंबाई में 40% तथा चौड़ाई में x% इंक्रीमेंट करने पर आयत का क्षेत्रफल 80% बढ़ जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है कि x क्या है, x कितना % बढ़ा है। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे, किस अप्रोच के साथ चलेंगे। हमें मेंशन क्या है, हमें मेंशन है कि आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई क्या होती है, आयत का जो आप मुझे बताओ, जो एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, लेंथ इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, ये क्या होता है, आयत का एरिया होता है। तो देखो हमें लंबाई दी है 40%, यानी कि 40% की बात करूँ तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 2/5। क्लियर है। और इसकी विड्थ है, विड्थ में कितना % बढ़ रहा है, x%। ठीक है, x% को हम क्या मान सकते हैं, x/100 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब आगे क्या दिया, उसका क्षेत्रफल दे दिया, हमें एरिया दे दिया। एरिया में कितने % इंक्रीमेंट हुआ है, एरिया बढ़ जाता है 80%। और 80% की फ्रैक्शन हम सबको पता है क्या होती है, 4/5 होती है। इसमें किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ, जो लंबाई है, आयत की लंबाई है, आयत की लंबाई पहले 5 थी और 2 बढ़ जाएगी, 5 में 2 का इंक्रीमेंट होगा तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, बताना ज़रा, 7 हो जाएगी ना।
क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो ना कि 5 से बढ़कर 7 हो जाएगी? ठीक है, क्या आप सब लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हो ना कि 5 में 2 का इंक्रीमेंट होगा तो 5 से बढ़कर क्या हो जाएगी? 7 चली जाएगी। क्लियर है? अब देखो, अब नया ट्विस्ट आता है क्वेश्चन में कि इसकी जो विड्थ है आयत की, रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो x% इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? x% की वृद्धि हो रही है। तो मैं इसको क्या मान लूँगा? इसको x से, यानी कि x से ये y जा रहा है। ठीक है, यानी कि x% की का इंक्रीमेंट हुआ तो मैंने x से y इसको बढ़ा दिया है। क्लियर है? अब देखो, अब है ना, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तब यहाँ से मेरा क्या निकल कर आता है? एरिया निकल कर आता है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था? इसकी विड्थ दे दी और एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है? अब हमें इसमें एरिया तो ऑलरेडी गिवन है। जब एरिया ऑलरेडी गिवन है तब हम इस वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे? हमें इसकी विड्थ निकालनी है, एक्स निकालनी है। क्लियर है? अब देखो, एरिया कितना बड़ा है? एरिया बड़ा है 80%, यानी कि एरिया पहले 5 था, जिसमें 5 में इंक्रीमेंट हुआ है 4 का, तो ये क्या चला जाएगा? 9। 5 से क्या एरिया क्या चला गया? 9। 5 से एरिया में 4 का इंक्रीमेंट हुआ है तो एरिया 5 से बढ़कर कितना हो गया? 9 हो गया है। क्लियर है? समझ में आया ना यहाँ तक सबको? यहाँ तक समझ में आया ना? अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब x और y का मान निकालते हैं, x और y का मान निकालते हैं, हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम इनको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास में x अपॉन y का जो मान निकल कर आएगा, x अपॉन y का जो मान निकल कर आएगा, वैल्यू निकल कर आएगी मेरे पास में, वो निकल कर आई 7/8। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? मैं जानता हूँ वहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो x और y का जो मान निकल कर आया अपने पास में, वो निकल कर आया 7/9। क्लियर है? यानी कि सिंपल से मैं बोलूँ तो पहले 7 मान एरिया 7 था, 7 से बढ़कर x का मान 7 से बढ़कर कितना चला गया है? 9 चला गया है। तो आप मुझे बताओ कि रेशियो की बात करूँ तो रेशियो में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? तो आप बोलोगे सर रेशियो में इंक्रीमेंट हुआ है 2 का, रेशियो में इंक्रीमेंट हुआ है 2 का। जब 2 का रेशियो में इंक्रीमेंट हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में हुआ है? किसके रेस्पेक्ट में? 7 के रेस्पेक्ट में, बाई 7 और इंटू करेंगे हम 100। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया क्या? 2 का इंक्रीमेंट हुआ 7 पे तो 7/2/7 इंटू 100। क्लियर है? यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप बोल सकते हो सर 1/7 की परसेंटेज की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 40.28%। जब 40.28% 1/7 होता है तो आप बता सकते हो 2/7 क्या होगा? सर सिंपल है इसका सर, दूसरा मल्टीपल है, यानी कि यहाँ से आंसर आएगा 28.56%। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में? अब देखो, ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा ना? अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो थम्स अप करके लाइक कर दीजिए, सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम मोटिवेट होएं और आपको अच्छा कंटेंट दे सकें। क्लियर है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं आज के नए कंसेप्ट पे। बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट अगर आपने सीख लिया ना तो यूँ समझो कि उस कंसेप्ट से जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो आप कभी गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, बहुत शानदार कंसेप्ट है, ज़बरदस्त कंसेप्ट है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब चलते हैं अपने नए कंसेप्ट पे। आज का नया कंसेप्ट क्या होगा? ठीक है, बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे। ठीक है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो वाला कंसेप्ट। एक बार सीख लेना, समझ में नहीं आए तो फिर बता देना, बार बार सीख लेंगे, एक बार नहीं 2 बार सीख लेंगे, पर समझ में आना चाहिए। जो भी पढ़े ना वो बिल्कुल क्लियरली पढ़े, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो अपना न्यू कंसेप्ट होगा वो होगा अपना सक्सेसिव केस। क्या होगा? सक्सेसिव केस। इसको हम बोल सकते हैं क्रमागत
या फिर हम बोल सकते हैं इसको लगातार, ठीक है, लगातार वृद्धि होना, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं लगातार वृद्धि होना या फिर परफॉर्म करना, ठीक है, इसको परफॉर्म भी बोल सकते हैं, परफॉर्म करना, ठीक है। जैसे कि इस वाले कंसेप्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे किसी शहर की पॉपुलेशन में पहले साल 10% की, दूसरे साल 20% का इंक्रीमेंट हो गया है, तो शहर की जनसंख्या बढ़कर इतनी हो गई है, दूसरे साल बढ़कर इतनी हो गई है, तो शहर की पॉपुलेशन पहले साल कितनी थी। जैसे कि हम समझते हैं कि किसी शहर की जनसंख्या, सिटी पॉपुलेशन पहले साल 10% का इंक्रीमेंट हुआ है और सेकेंड ईयर भी 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो मुझे ये बताओ, शहर की जनसंख्या दूसरे साल सेकेंड ईयर बढ़कर 121,000 हो जाती है, तो गांव की पहले की जनसंख्या यानी कि फर्स्ट ईयर में की जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये उसी मैटर कंसेप्ट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम इसके साथ कैसे डील करेंगे, कैसे क्वेश्चन को हम समझेंगे, बहुत शानदार कंसेप्ट है। तो अपना वही मेथड चलेगा, क्या, रेशियो मेथड क्या बोलता है, रेशियो मेथड बोलता है कि कोई भी परसेंटेज हमें गिवन होती है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। मुझे ये बताओ, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो कि जो 10% होता है, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, यानी कि ये पहले साल और ये दूसरे साल, पहले साल में और दूसरे साल में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है उसको समझना दे रहा। पहले साल 10% था, 10 था, और 10 से बढ़कर 10% का इंक्रीमेंट हुआ। 10 पे 10% क्या होता है, 10 का 10% होता है 1, यानी 10 से बढ़कर क्या हो जाती है शहर की जनसंख्या 11, ठीक है। अब सेकेंड ईयर भी 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये जनसंख्या 10 से बढ़कर क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। और सक्सेसिव में हम सबको पता है, इनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर ये क्रॉस कट रहे हैं तो हम इसको क्रॉस काट भी देते हैं, ठीक है। तो इनमें कोई कट रहा नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, 11 को 11 से किया 121। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या गिवन है अपने पास में, हमें मेंशन है कि शहर की दूसरी साल की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 121,000 है, यानी कि 121,000 इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक रेशियो का मान निकाल सकते हैं ना, एक रेशियो बराबर क्या जाएगा अपने पास में 100, ठीक है। अगर यहाँ से 1 रेशियो इक्वल टू 100 आया है तो यहाँ से हम 100 रेशियो बराबर क्या कर देंगे, तो 100 रेशियो बराबर आ जाएगा यहाँ से 10,000, यानी कि शहर की पहले की जनसंख्या कितनी थी, 10,000 थी, ठीक है। 10,000 में कितने का, 10,000 में पहले 10,000 थी, पहले साल 10,000 थी, वो तो दूसरे साल 10% का इंक्रीमेंट हो गया है, दूसरे साल 10% का इंक्रीमेंट हो गया तो बढ़कर कितनी हो गई है, 12,100, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, फिर आगे समझते हैं इस बात को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना सबको, बताओ जरा क्लियर है ना, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं ये वाला कंसेप्ट। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, लवली स्टूडेंट, सानू एक पल चैन ना ये सजना तेरे बिना। तो चैन कैसे आएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे चैन तो तब आएगा ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गांव की जनसंख्या में, गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, और उसमें प्रति वर्ष यानी एवरी ईयर है ना 4% इंक्रीमेंट हो रहा है। तो गांव की पहले 2 साल पहले की जनसंख्या हमें निकालनी है। तो पिछले वाला क्वेश्चन किया था, जो सक्सेसिव केस हमने पढ़ा था, उस केस में हमने क्या किया, हमने किया कि जो परसेंटेज होती है, इस परसेंटेज को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, यानी कि 25, 4% क्या होता है 1/25। क्लियर है। अब देखो 2 वर्ष की बात की गई है, यानी कि पहले वर्ष, पहले और बाद, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं।
अब देखो, अब पूछा क्या गया है कि 2 साल बिफोर 2 ईयर व्हाट इज पॉपुलेशन ऑफ सिटी, कि 2 साल पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। ठीक है, तो अब देखो पहले साल क्या हुआ, 25 थी, 25 में 4 का इंक्रीमेंट हुआ, 4% का इंक्रीमेंट हुआ, तो 25 से बढ़कर क्या हो गई, 26। क्लियर है, यानी कि पहले साल गांव की जनसंख्या 25 थी और तो दूसरे साल बढ़कर क्या हो गई, 26 हो गई। ठीक है, ये कितनी बार हुआ है, 2 बार, यानी कि फर्स्ट ईयर। अब आएगा सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर भी क्या होगा, सेकेंड ईयर भी सेम ही चलेगा, 25 से बढ़कर क्या चला जाएगा, 26। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? ना, मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए, सब समझ में आ रहा है, सबको क्लियर समझ में आ रहा है। सक्सेसिव में हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 25 को 25 को 25 से करेंगे तो 625 आएगा, और 26 को 26 से करेंगे तो क्या आएगा, 676 आएगा। शायद आई थिंक स्क्वायर सबको आते होंगे। ठीक है, और नहीं आते तो अगला जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो स्क्वायर ही करवाऊंगा पहले। ठीक है, अब देखो क्या गिवन है, गिवन है कि शहर की वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या क्या होती है, वर्तमान अभी ये है, पहले की है और बाद की है। बाद की क्या होती है, प्रेजेंट पॉपुलेशन है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या गिवन है हमारे पास में, प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन है 17,600, यानी कि 676 रेशियो बराबर गिवन है 17,600 के। तो यहाँ से मैं एक रेशियो का मान आ जाएगा 100। क्लियर है, एक रेशियो बराबर 100 आ गया है अपने पास में, यहाँ अपना काम कंप्लीट हो चुका है। पूछा क्या है, बिफोर 2 ईयर, तो बिफोर 2 ईयर व्हाट इज पॉपुलेशन ऑफ विलेज। तो विलेज की 2 साल पहले की जनसंख्या क्या थी, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 62,500। तो गांव की 2 साल पहले की जो जनसंख्या थी वो क्या थी, 62,500 थी, और 4% का इंक्रीमेंट होने के बाद 2 साल बाद जनसंख्या हो गई 17,600। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस बात में कि सर ये समझ में नहीं आया, बहुत आसानी से मैंने समझाया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर डाइजेस्ट कर लीजिए। क्लियर है, ठीक है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना अच्छे से समझना, अच्छे से इसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी है। ठीक है, यही वह क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है, और उम्मीद करूँगा कि आप सबको समझ में भी आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। तो यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 रुपये है तो 2 वर्ष पहले का संपत्ति का मूल्य क्या था। यानी कि कोई संपत्ति या कोई परिवार है, उसकी जो प्राइस है या फिर कोई चीज़ है उसकी जो प्राइस है, प्राइस में उसकी जो प्राइस है, प्राइस में क्या हो रहा है, 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है। हर साल 2 साल लगातार 10% का क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। और उसका जो वर्तमान मूल्य है यानी कि प्रेजेंट प्राइस है, प्रेजेंट प्राइस है ना, वो क्या है, वो है 8100 रुपये। ये गिवन है अपने पास में। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, डील वहीं करने हैं, अप्रोच वहीं लगानी है, रेशियो मेथड, यानी कि पहले साल और ये दूसरे साल। अब देखना जरा, अब बोला कि 10% की क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि 1/10, यानी 10 में 10% का इंक्रीमेंट होगा। यानी कि पहले साल 10 थी तो दूसरे साल घटकर क्या हो जाएगी, 1, यानी 10 में कमी हो रही है 1 की। ये पहले साल था और ये होता है सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर भी सेम ही चलता है, 10 से घट कर क्या हो जाएगा, 9। हम सबको पता है, किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि हम इसको क्या करते हैं, हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 को 10 से किया 100, 9 को 9 से किया 81। क्लियर है। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि सर इसकी जो सेकेंड ईयर का जो वर्तमान जो प्राइस है वो क्या है, 81,000 है, 81,000 रुपये है। क्लियर है, यानी कि 81 रेशियो बराबर 81,000 है। तो यहाँ से 1 रेशियो का मान, 1 रेशियो बराबर क्या होगा, 100,
यहाँ से मैंने 1 रेशियो का मान निकाला, 100 रुपये है, तो यहाँ से 100 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में 10,000। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं जो एक संपत्ति है उसका जो पहले साल का प्राइस है, पहले का मूल्य था, वो क्या होगा, 10,000 रुपये होगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा ना, मज़ा आ रहा ना? सेशन को लाइक करते रहिए भाई। ठीक है, आपका एक लाइक ही तो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, जो आप करते नहीं है यार, क्या फ़र्क पड़ता है, लाइक कर दोगे, सेशन को सब्सक्राइब कर दोगे। ठीक है, फ्री में इतना नॉलेज देना है, इतना कुछ कंटेंट, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, फिर भी आप कंजूसी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो यार? नहीं करनी चाहिए ना। ठीक है, जब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो प्यारे बच्चों, लवली स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने सामने, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से समझना है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति का 2008 में वार्षिक वेतन इतना था, जो 2007 के वेतन से 10% अधिक था। तो 2007 में उसका वेतन कितना था? हमें पूछा कि आगे पहले साल का वेतन दे दिया है। ठीक है, और जो दूसरे साल का वेतन था वो पहले साल के वेतन से 10% अधिक था। तो हम इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे, यानी कि ये तो था 2007 का वेतन, ठीक है, 7 की इनकम है, और ये 2008 की आई इनकम है। क्लियर है? अब देखो 2007 में उसने क्या बोला, 2007 उसकी वार्षिक आय से 10% क्या है, अधिक है। यानी कि 10% की बात करूं तो 1/10 है। यानी कि 2007 में 10 था, तो 2008 में 10% अधिक था, अधिक होगा, तो 10 से बढ़कर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, जो कि बोला है। 2008 में 2007 से 10% ज़्यादा है, तो 10 से बढ़कर क्या हो गया, 11 हो गया। अब गिवन क्या हमें मेंशन है कि 2008 में आय कितनी थी, उसकी इनकम थी इतनी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हम एक रेशियो का मान निकालेंगे, 11 8 88 8,000। ठीक है, 11 8 88 8,000। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि सर 10 रेशियो बराबर होगा 80,000 रुपये। क्लियर है? समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने लैंग्वेज को समझा और आंसर निकाला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आज वाली क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है, देन उसके बाद हम कल पढ़ेंगे, तो इस एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो भाई प्यारे बच्चों, आज वाली क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बहुत आसान से समझना है, और इससे और भी क्वेश्चन बनेंगे, उसको भी हम समझेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले हम एक बात बोलना चाहते हैं आपको कि एक सवाल करें, क्या इजाज़त है? एक सवाल करें आपसे, क्या हमें इजाज़त है? अरे तुम लाइक ही नहीं करते हो, हमें वो आदत है। तुम लाइक कर दिया करो यार, ताकि हम अच्छे से पढ़ा सकें यार आपको। आप लाइक ही नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो, क्या फ़र्क पड़ता है आपको। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, पेन उठाओ और क्वेश्चन सेट लगाओ कि किसी गांव की जनसंख्या में 16.2/3% तथा 14.2/7% का इंक्रीमेंट होता है, तो नेट इंक्रीमेंट कितने का हुआ है वो निकालना है, बस सिंपल सी बात है। अब देखो, अब होता क्या है, होता कुछ नहीं है, हमें करना पड़ता है कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि काम बन जाए। तो हम काम करेंगे ऐसा, तो हमारा नाम चलेगा। हमें पता है 16/2/3% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, 1/6 होती है। ठीक है, 16/2/3% की जो फ्रैक्शन होती है, ठीक है, वो क्या होती है अपनी, वो होती है 1/6 होती है। ठीक है, यही होती है ना। और 14/2/7% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताओ। 14/2/7% की फ्रैक्शन क्या होती है बताओ ज़रा। 14/2/7% की फ्रैक्शन, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि सर 1/7 होगी। ठीक है, वेरी सिंपल है ये, तो डजेंट मैटर। अब हम बात करते हैं कि गांव की जनसंख्या, यानी कि 16/2/7% बढ़ी है, 2/3% बढ़ी है पहले साल। मैं बोल सकता हूँ 6 से क्या हो गई, 7 हो गई। 6 में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, तो 6 से बढ़कर 7 हो गई। और ये देखो दूसरा 7 से बढ़कर क्या हुआ है, 8 हुआ है। ठीक है,
अब देखो ज़रा, अब आते हैं बात ट्विस्ट, अब आता है मज़ा। यहाँ पे जो नंबर आता है ना, यहाँ पे जो नंबर आता है वो क्या आता है, अपना कंक्लूज़न निकल कर आता है। हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो नंबर आएगा, जो भी आएगा ना, पूरे का पूरा निचोड़ निकल कर आएगा, कंक्लूज़न निकल कर आएगा। ठीक है, तो कंक्लूज़न क्या होगा, इस वाले कंक्लूज़न को बोल सकते हैं हम कि हमें पता है सर, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर क्रॉस कट रहे हैं, सॉरी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर क्रॉस कट रहे हैं तो हम इनको काट भी देते हैं। ठीक है, और यहाँ से 3 कटा और ये 4 कटा, यानी कि 3 से बढ़कर क्या हो गया, 4 हो गया। और हमें पूछा गया है कि नेट इंक्रीमेंट कितना हुआ है। तो नेट इंक्रीमेंट कितना हुआ है, पहले 3 था और अब बढ़कर क्या हो गया, 4 हो गया। कितने का हुआ है, रेशियो में 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। रेशियो में 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने पे हुआ है, 3 पे हुआ है, इंटू 100। समझ आया, इंटू 100। और यहाँ से 1/3 का हमें पता है 33 सही 1/3% का हम क्या निकल कर आया है, 33 सही 1/3% का यहाँ निकल कर आया अपने पास में, नेट इंक्रीमेंट निकल कर आया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है ना, आना भी चाहिए। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, फिर हम चलते हैं। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि गांव की जनसंख्या में 16.2/3% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 16.2/3% की वृद्धि हो रही है पहले साल। तो अब मुझे दूसरे साल की वृद्धि निकाल कर बताइए, अगर उसका नेट इंक्रीमेंट बढ़कर, नेट इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 33 सही 1/3% का हुआ है। तो 33 सही 1/3% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो दूसरे साल उसकी जो परसेंटेज बढ़ी है वो क्या निकल कर आएगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं, डायरेक्ट आते हैं, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, कि दूसरे साल इसका नेट इंक्रीमेंट कितना होगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, कि सर माना कि दूसरे साल जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा x% बढ़ा है। क्लियर है। अब देखो, मैंने बोला था ना कि पहले साल और दूसरे साल, और जो यहाँ से निकल कर आता है वो क्या आता है, कंक्लूजन। ठीक है, यहाँ निकल कर आएगा कंक्लूजन क्या होगा, यही 33% ओवरऑल 33% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इंक्रीमेंट 33% का हुआ है, 16/2/3% का रेशियो होता है 1/6, इसका होता है 1/3। सिंपल सी बात है, समझ में आया सबको। अब देखो, पहले साल कितना बढ़ा, 6 से 7 बढ़ा। 6 में 16/2/3% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी 6 से बढ़कर 7 हो गया। दूसरे साल हमें पूछा गया कि कितने का इंक्रीमेंट हुआ, x% का हुआ है, तो x से बढ़कर क्या हो गया, y हो गया। क्लियर है, यानी x से बढ़कर क्या हो गया, y हो गया। सर हमें इतना आता है, आप आगे बताइए आगे क्या होता है। आगे ओवरऑल कितना बढ़ा है, यानी कि 33% बढ़ा है, यानी कि 3 में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 1 का, यानी कि 3 से बढ़कर क्या हो गया, 4 हो गया। समझ में आई बात, समझ में आई, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, यहाँ तक समझ में आई ना। अब देखो सर, हम x और y की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे। x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। क्लियर है, ऊपर नीचे हम एक्स वाई का मान निकालेंगे, x/y निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो x और y निकालेंगे तो अपने पास में निकल कर आएगा, तो x और y का मान निकालेंगे तो x और y का मान कैसे निकल कर आएगा, x और y का मान निकल कर आएगा 6/3 रेशियो 7/4। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, और x और y का मान निकल कर आया अपने पास में 7/8। ठीक है, समझ में आया कि x और y का मान निकल कर आया अपने पास में 7/8, यानी कि पहले 7 था, 7 से बढ़कर 8 हो गया। 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 1 का इंक्रीमेंट हुआ, कितने पे हुआ, 7 पे हुआ, यानी कि 1/7 × 100। तो बात कर ले 14 सही 2/7% का क्या हुआ है, नेट इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि पहले क्वेश्चन में हमें दे दिया गया था कि सेकेंड ईयर कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 14 सही 2/7% का। ठीक है, वही संख्या हमसे पूछ ली है और वही आंसर हमने निकाल
निकाल दिया है। समझ में आया क्या? समझ में आया ना? देखो पहले साल कितना बढ़ा था? 14, 16 सही 2/3। दूसरे साल क्या बढ़ा था? 14 सही 2/3% बढ़ा था। ओवरऑल इंक्रीमेंट निकल कर आया अपने पास में, नेट इंक्रीमेंट 33 सही 1/3% का निकल कर आया है। ठीक है, तो हमने 33 सही 3% का इंक्रीमेंट निकालने के बाद में सेकेंड ईयर का मैंने आपसे पूछा है। इसी प्रकार मैं अगर फर्स्ट ईयर का पूछूं तो उसमें भी आपको कोई संदेह, कोई डाउट नहीं होना चाहिए निकालने में। ठीक है ना? तो हमने सेकेंड ईयर का निकाला, सेकेंड ईयर का ऐसे निकाला तो हमारे पास में वही वैल्यू निकल कर आई। सो 14 सही 2/7%। समझ में आया? समझ में आया? तो मज़ा आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, हम सब कर दीजिए। अब चलते हैं, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। अगले हो दिन फिर मर्जानी गणित छत पे पड़ी। ठीक है, कि छत पे नहीं खड़ा होना है, हमें क्लास में ही रहना है। ठीक है, और पढ़ने में मज़ा तो आ रहा है ना? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए यार मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर हम और अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? मज़ा आ रहा ना? कि कसूर उस नींद का नहीं जो साली हमें आती नहीं है, कसूर तो उन सपनों का है जो हमें सोने ही नहीं देते। तो ऐसे सपने संजो कर रखिए जो सोने नहीं देते। अगर सोओगे, नींदों में सपनों लोगे तो कभी पूरे नहीं होंगे। सपना लेना है तो खुली आंखों से लो, जो जिसको पूरा करने में मज़ा भी आई। ठीक है डियर फ्रेंड्स, लवली बच्चों, प्यारे बच्चों, लव यू, टेक केयर गाइस। कल मिलेंगे इस सेम टाइम सेम जगह। ठीक है, लव यू, टेक केयर गाइस, बाय।